भी अधिकार है। ऐसे लोग काम कर रहे हैं समाज के लिए, और ऐसे लोगों के काम करने की वजह से सीखते सीखते हमारे जैसे लोग बने। भंवरलाल परमार का शिक्षक कितने हैं पता ही नहीं है। जितने भी संगठन है सभी लोग मेरे को सिखाने वाले हैं, इसलिए ये लोग भी मेरे शिक्षक हैं। आदिवासी एकता परिषद में हो, चाहे आदिवासी महासमिति में हो, और किसी भी संगठन में, आपसे संगठन से भी हम सीखे, सभी संगठनों से हम सीखे, लेकिन हमने समाज के लिए काम करना शुरू किया। अब बताओ जरा, जाति प्रमाण पत्र लगा करके नौकरी तो लोग लगते हैं, इसके अलावा क्या करें? थोड़ा जोर से कहो, मेरे को सुनाई देता है। अच्छा, नेतागिरी में कौन कौन से सरपंच बनते? सरपंच, मेंबर, वार्ड पंच, सब। इसके बाद प्रधान भी बनते हैं, जिला प्रमुख भी बनते हैं, एमएलए एमपी भी बनते हैं, बात तो बराबर, सब भी बनते हैं। ठीक है, उन्होंने समाज को क्या दिया? क्या दिया समाज को? क्या दिया? फिर भी हम मंच पर बिठा रहे हैं, फिर भी उनकी जय जयकार कर रहे हैं, फिर भी हम लोग आज तक समझे नहीं, आज तक समझे नहीं, और उपदेश देते बड़े बड़े। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कब समझेंगे हम लोग? उन लोगों की आय का, उनकी इनकम का समाज के लिए खर्चा करना चाहिए था। हमारे जितने एमएलए एमपी हैं, सरपंच हैं, उनको मिल करके अब तक तो ये पाटीदार समाज ने जिस तरीके का स्कूल खड़ा किया, वैसे स्कूल खड़े करने चाहिए थे। ऐसा स्कूल डूंगरपुर में खड़ा होना चाहिए था, बांसवाड़ा में खड़ा होना चाहिए था, प्रतापगढ़ में खड़ा होना चाहिए था, उदयपुर में खड़ा होना चाहिए था। एक झोपड़ी भी नहीं बनाई गई। अपने खुद के बड़े बड़े महल बना दिए, होटलें बना दी, पेट्रोल पंप बना दिए। समाज को क्या दिया? कौन बोल रहा है? बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। जहां तक आरक्षण की बात है, इसको क्यों छोड़ दो? ये छोड़ दे, इस पर भी दो बात कह देते। मैं हमारे सबसे काबिल बड़े अधिकारी हमारे खराड़ी साहब है, उनको सवाल करूंगा। खराड़ी साहब, हमारा इलाका शेड्यूल्ड एरिया है, वो संविधान के कौन से आर्टिकल से बना है? आप बताएं। नहीं, थोड़ा खड़ा होकर के अच्छा रहेगा। आप मेरे बड़े भाई है, पर मैं कहना पड़ेगा। 342 और नहीं, शेड्यूल्ड एरिया 342, 344 और 5वीं और 6वीं। ओके, पांच, इन्होंने जो बोला 5वीं और 6वीं। ओके सर, थैंक यू सर। 5वीं और 6वीं अनुसूची को आर्टिकल 2441 अनुच्छेद 244 जो इसी को 5वीं अनुसूची कहते हैं, हमारे अधिकारी महोदय ने बताया। अब मैं तो छोटा सा मास्टर हूं, आप नहीं भी मानेंगे, लेकिन अधिकारी की बात मान ले। हमारे अधिकारी है, बहुत मेरी पीढ़ी के सबसे यंगेस्ट आदमी है। अनुच्छेद 244, उसकी वजह से यह इलाका शेड्यूल एरिया, उसी वजह से हमारे आरक्षण की बात हो रही थी। तो इस इलाके में आरक्षण अनुच्छेद 244 के आधार पर मिले तो किसको तकलीफ है? ये प्रावधान हो जाए तो क्या तकलीफ है? ये एरिया ही अनुच्छेद 244 से बना है, उसकी पहचान ही अनुच्छेद 244 है, उसके आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। यह कोई नेता नहीं बोलता, कोई अधिकारी नहीं बोलता। ये बात सबसे पहले बोलना मैंने शुरू किया। तकलीफ क्या है? किसको तकलीफ है? तकलीफ उन लोगों को है जिनको वोट चाहिए, तकलीफ उनको है जिनको वोट चाहिए।
इसलिए ये बोलने से कतरा दे थोड़ी तो लाज राखो जणा आधार माथे आना एरियो सिजुल एरिया बन्यो अनास आधार माथे आरक्षण मिले वो तकलीफ है। संविधान के विरोध में जाकर के 10% आरक्षण दे दिया गया, अब तो 45% से आगे भी बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो गया, 60% 70% हो गया, तो हमारे इलाके में 45 से आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? क्यों नहीं बोलते? खाली गुमराह करने से काम नहीं चलेगा। और मेरे जैसे लोग बोलते हैं तो जो लोग नादरे आए हुए हैं या नादरे लाए हुए हैं ऐसे लोगों को आगे करके केस करवा देते हैं। ये पूछो ये बड़े बुजुर्ग ये हमारे भाई ये दामोद साहब है, हमारे रोज साहब, ये विजयपाल जी, हमारे भाई सुंदर जी परमार साहब और हमारे भगोरा जी, ये कितने दिन घूमे मेरे लिए। मैं आज मंच से ग्रैंड सैल्यूट करता हूं लोगों को। मुझे तो मालूम था होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए प्रयास किया ये बहुत है। प्रयास किया ये बहुत है। क्या गलत कह दिया था मैंने? कोई बताए मेरे को क्या गलत कह दिया था मैंने? मेरे से पहले एक आदमी ने उदाहरण लिया था, वो भी मास्टर था, चाहता तो मैं उसका नाम भी ले सकता था। उस आदमी ने बोला था तो वहां के जो ग्राम सभा के जो लोग थे उन्होंने बोला कि तुम्हें भी इस बात कही दो बात आ लोगों में ज्यादा असर पड़ेगा। अब मैंने वही उदाहरण रिपीट कर दिया और मेरी बोली थोड़ी हार्ड है, आप जानते ही हो। और वहां इनके भेजे हुए चमचे थे, उन्होंने रिकॉर्डिंग कर लिया और काट करके वायरल कर दिया और मैंने माफी भी मांग दी वहां पर। ये आप लोगों ने बुलवाया मेरे को, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, ये सब बोला, लेकिन वीडियो हमारा लोग उस समय बनाते नहीं थे। वो खाली इतना सा काट करके 3 साल बाद एफआईआर कराते। क्या कर लोगे भाई? मेरे को जेल भेजोगे? जेल भेजोगे और क्या कर सकते हो? नौकरी छीन सकते हो और क्या कर सकते हो? मैं बाप की अकेली संस्थान हूं। 2011 से मैं बीमार हूं, क्या कर सकते हो? ये हवा में मेरी आवाज जितनी घूम रही है ना, वही इलाज कर देगी आपका। मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं। मेरी आवाज जितनी हवा में घूम रही है यूट्यूब के माध्यम से, वही बहुत है। क्या कर सकते हो? अरे कम से कम तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं बोल सकते, तुम जो परिवर्तन नहीं कर सकते वो हम कर रहे, तो ये क्या समझ में? जब हम पढ़ते थे 5वीं क्लास के बच्चे को पाठ पढ़ने आता था, आप कह रहे हो स्कूलें खोल दी, ये कर दिया। आज 8वीं क्लास के बच्चे को पाठ पढ़ने नहीं आ रहा है, कौन जिम्मेदार है? 8-8 10-10 दिन की ट्रेनिंग हो रही है, रोज ट्रेनिंग। 2001 से लगा करके आज 2022 तक जितनी भी ट्रेनिंगें हुई, जितने भी हमारे प्रशिक्षण हुए, इनका पैसा स्कूलों में व्यवस्था बनाने के लिए, टीचर लगाने के लिए खर्च किया होता तो आज 8वीं स्कूल में 10 मास्टर होते, 12वीं स्कूल में 22-23 मास्टर होते। ये ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग, खाना खिलाओ, नाश्ता कराओ, ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग। पूछिए ये प्रिंसिपल से रिटायरमेंट हुई, इतना ट्रेनिंग जिसकी कोई हद नहीं। ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग रोज। क्या चाहते हैं? हमारे बड़े अधिकारी भी बोलते हैं आज हम तंग आ गए, लोक शिक्षा अधिकारी बोलते हैं तंग आ गए प्रशिक्षण होते। रोक क्यों नहीं रहे इसको? अरे क्या बच्चों को पाठ पढ़ाना में नहीं आता है? बच्चों को जोड़ना दिखवाना में नहीं आता है? क्यों ट्रेनिंग करवाते हो? ट्रेनिंग के नाम पर सफर करवाते हैं हमको इधर से उधर। फिर बच्चे क्या करेंगे वहां बैठे? जिस बच्चे को पाठ पढ़ना नहीं आता, जिस बच्चे को जोड़ना बिन गुणा भाग नहीं आता, वो स्कूल में रहेंगे क्यों? इन्हें अगड़े वो करे बस। बहुत गंभीर बात।
और आज बच्चे क्यों बिगड़ रहे, इसका एक ही समाधान है, सिंगल कारण है और सिंगल समाधान है। मैं जब पढ़ रहा था तब भी मेरे पिताजी और मेरी मां मेरे को अनुशासित नहीं करते थे। ध्यान रखो, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। जब मेरा जन्म हुआ, मैं पढ़ रहा था, मैं बड़ा हो रहा था, तब मेरे माता पिता मेरे को अनुशासित करने का काम, पढ़ाने का काम, नियंत्रित करने का काम नहीं करते थे। उस समय मेरे दादा दादी, उस समय मेरे काका काकी, उस समय मेरे बाबा बाबी, उस समय मेरे गांव के लोग मुझे शिक्षित करते थे, मुझे कंट्रोल करते थे, मुझे अनुशासित करते थे। ये बात सही बोली गलत बोली? अब पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने क्या किया, परिवार सेपरेट हो गया। परिवार सेपरेट होने की वजह से माता पिता और बच्चे, बस दादा दादी भी अपने बच्चों को बोल नहीं पाते, काका बाबा भी अपने भाई के बच्चों को बोल नहीं पाते, और समाज के भाई, समाज के लोग तो बोलने की दूर की बात है। बच्चों को सुधारेगा कौन, अनुशासित कौन करेगा, नियंत्रित कौन करेगा? सारा भार मास्टरों पर आ गया। क्या बात है, हजारों साल से हमारे पूर्वजों की व्यवस्था थी। आज मैं हूं मेरी दादी की वजह से, सीधा ठोक के बोलता है भंवरलाल परमार, आज खड़ा है ना, वो मेरी दादी की वजह से मैं सीधा ठोक के बोलता हूं। यदि ये व्यवस्था हमारी नहीं टूटी होती, संयुक्त परिवार की व्यवस्था नहीं टूटी होती, तो आज हमारा ये बिखराव नहीं होता, हमारे समाज की बर्बादी नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं? ये हमारी पढ़ाई के मार्ग में बड़ी बाधा है, नशाकरण के मामले में बड़ी बाधा है, अनुशासनहीनता के मामले में बड़ी बाधा है। रिसर्च करिए, आज छोटा बच्चा अपने दादा को बोलने से कतराता है, दादी को बोलने से कतराता, उनको प्रेम देने से कतराता है। ये कहां से आया ये बात? ये हमारे हजारों पूर्वजों में नहीं था। कल परसों हमारे मेरे गुड़िया का एग्जाम था, तो हमने फोन किया था, तो उसने एक महत्वपूर्ण बात बताई, मुझे भी अच्छा लगा। मेरे वाइफ ने पूछा कि दादा दादी से बात किया था, तो उसने कहा हाँ किया था। दादा हमेशा एक बात पे बेटा આપણે હેલ્પ કરતો વધારે નંબર લાગલા દાદા હંમેશા એક જ વાત કે આપણે હેલ્પ કરते વધારે नंबर लागला। देखिए मेरे पिताजी आज 70-75 से ऊपर है, फिर भी वो अपने बच्चे के लिए क्या सोच रहे हैं, वैसा ही हमारे दादा दादी, हमारे काका बाबा हमारे लिए सोचते हैं, पर हम उनके बारे में नहीं सोचते। ये गंभीर बीमारी। एक हमारी एक बेटी मेरी स्कूल में, एक कल परसों की घटना है, उसकी माँ उसके पिताजी निकाल दी, बेचारी उसकी 25 साल के आसपास उम्र हो गई, क्या माला पूर्णा की बात, माँ की महिला है, उसको निकाल दिया। एक बच्ची विकलांग थी, मैंने अपनी कार रोकी, उसको गाड़ी बिठाया, उसको गेट बंद करने नहीं आया, तो बच्चों से गेट पास पीछे बच्चे आ रहे थे, उन्होंने गेट वापस खोल के बंद करा। मैंने बोला बच्चों बैठ जाओ, तो 8 छोटे छोटे बच्चे बैठ गए, 8। अब पीछे फूल हो गया, 2 बच्चे रह गए, मैंने उनको कहा आगे बैठ जाओ। तो वो छोटी बच्ची जो 6 क्लास में, वो आगे बैठी, तो मेरे को जानबूझ करके बोलने का इच्छा हो गया। मैं एक ऐसा शिक्षक हूं जिसके गुरु बच्चे भी हैं, मेरे गुरु बड़े ही नहीं, बच्चे भी मेरे गुरु हैं, ये मैं गर्व से कह सकता हूं। तो बच्ची को मैंने पूछा, बेटा थारे भी गाड़ी आती है? हिंदी में कह देता हूं, बेटा तेरे को ऐसी कार लानी है? तो मेरे आपको अनुमान था कि वो बच्ची बोलेगी हाँ लानी, ऐसा ही बोलेगी, लेकिन बच्ची मेरे से आगे निकल गई, बच्ची मेरे से आगे निकल गई, मेरे अनुमान से आगे निकल गई, 6 क्लास की बेटी। और उसने कहा
बड़ी लाऊंगा। इस बेटी के लिए ताली बजाइए आप। ये है नई जनरेशन, उसको सजाने का, उसको संवारने का हम लोग पुनः प्रयास करें। और मैं कहना चाहता हूं, यदि इस समाज को बचाना चाहते हो तो वापस हमको जो वो एकल परिवार वाला मामला छोड़ करके संयुक्त परिवार वाला मामला, दादा दादी से बच्चों तक ये लिंक वापस बैठाना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आरक्षण के बारे में मैंने बात बताई, आर्टिकल 2441 के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, इस पर आप मंथन करिए। और दारू इन नेताओं की वजह से ही है इस समाज के अंदर, उसका कोई कारण नहीं है। हम लोग आज हमारे भी 2 MLA 4 प्रधान हैं, इन्होंने दारू पिला करके वोट किया, तो बताओ इनको अभी में झापड़ मार सकता है किसी का हिम्मत? आज ये हमारे सामने बैठे, मैं झापड़ मार सकता, मैं टीचर हूं, दारू पिला करके वोट लेंगे, ये हिम्मत है क्या? इसलिए फालतू भभूगिरी मेरे सामने ना करें, इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जिंदाबाद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भगवान दादा। काफी लंबा समय आप लोगों ने दिया। यहाँ पर जितने भी श्रोता है, यहाँ की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भी यहाँ से कोई उठेगा नहीं, यहाँ के पूरे कार्यकर्ताओं ने आपके लिए बहुत मेहनत करी है, भोजन व्यवस्था रखी है। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं हमारे बीच में है, और एक बार जोरदार तालियों से आपके अपने अपने क्षेत्र के लोकप्रिय MLA साहब आदरणीय राजकुमार जी रोज साहब हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत, खूब खूब धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे गौतम जी पारगी साहब बुलाना चाहूंगा। आदरणीय गौतम जी पारगी साहब, अपने बात 2-2 मिनट 5-5 मिनट में रखें, कृपया हमारे श्रोताओं का ध्यान रखें। आदरणीय गौतम जी पारगी साहब।